मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, जब से मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान हुआ है, देश के एक वर्ग में खलबली सी मच गई है। यह तबका हैरान व परेशान है और कह रहा है कि हमारी पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। इस हो हंगामा में वे लोग भी शामिल हैं जो अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किन लोगों की तरफ है। दोस्तों, मेरे हिसाब से यह चर्चा ही बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि मुगल गार्डन को जब मुगलों ने बनवाया ही नहीं, मुगल गार्डन को जब अंग्रेजों ने बनवाया तो फिर इसका नाम मुगल गार्डन क्यों और कैसे? दोस्तों, इस बात को वे लोग समझने को तैयार नहीं जो आज मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यह सब उनकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, यह सब नतीजा है हमें गलत इतिहास पढ़ाने का। दोस्तों, मैंने पहले भी चर्चा की है कि इतिहास वह होता है जो लिखा जाता है, इतिहास वह नहीं होता जो लिखवाया जाता है। जो लिखवाया जाता है वो तो कहानी हो सकती है, इतिहास नहीं। दोस्तों, कहानी में एक कहानीकार को पूरी छूट होती है कि वो अपनी कल्पना से कुछ भी रच कर सकता है, लेकिन इतिहासकारों को यह छूट नहीं है। सच्चे इतिहासकार हमेशा वही लिखते हैं जो सच में घटित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप प्रख्यात कश्मीरी विद्वान कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को ही पढ़कर देखिए। कल्हन ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर व झिझक के इस पुस्तक में महाभारत युग से लेकर के 11वीं शताब्दी तक के कश्मीर के तमाम राजाओं महाराजाओं का क्रमानुसार वंशवार वर्णन किया है। दोस्तों, कल्हन की इसी ईमानदारी के कारण राजतरंगिणी को कश्मीर के इतिहास के सबसे प्रामाणिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि हमारे देश के जिन नायकों का वर्णन विदेशी इतिहासकारों ने अपनी अपनी किताबों में किया है, वे नायक हमारे देश के अपने इतिहास के करीब करीब गायब हो चुके हैं। तो फिर इसे कैसे मान लिया जाए कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वह सही में हमारे देश का असली इतिहास है? दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे राजा महाराजा शासक व योद्धा हुए हैं जिनके बारे में पढ़ सुनकर हमें सहसा विश्वास ही नहीं होता कि सच में हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं, क्योंकि आजादी के बाद के सरकारों ने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु एक सोची समझी साजिश के तहत या तो इन्हें इतिहास से गायब ही कर दिया है या फिर उनका केवल जिक्र कर खाना पूर्ति करने की कोशिश भर की है। दोस्तों, आज हम आपको अपने देश के एक ऐसे महान योद्धा व शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में विदेशी इतिहासकारों ने तो खूब लिखा है, पर हमारे देश के इतिहास से वे गायब हैं। निष्पक्ष समाचार पत्र व पत्रकार, न्यूज चैनल कभी कभी उनका जिक्र जरूर करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उनका जिक्र हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत का सिकंदर किसे कहा जाता था? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गुप्त वंश के शासकों के तरह ही किस शासक का शासनकाल जो है भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में एक ऐसा भी हिंदू शासक हुआ है जिसके द्वारा स्थापित साम्राज्य ने 300 वर्षों तक भारत को तुर्की व अरबी आक्रांताओं से दूर रखा? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में एक ऐसा हिंदू शासक हुआ है जिसका साम्राज्य भारत से लेकर तिब्बत, चीन, ईरान व रूस तक फैला हुआ था? और दोस्तों, सबसे अंत में कायस्थों को तो कलम का पुजारी माना जाता है। प्राचीन काल में कायस्थ प्रायः मुंशी, मुनीम व पटवारी ही हुआ करते थे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ कायस्थ लोग गजब के योद्धा भी हुए हैं? हमारे यहाँ एक ऐसे गजब के कायस्थ योद्धा हुए हैं जिन्होंने
पूरे 12 वर्ष तक लगातार युद्ध लड़ा और इन्हें विदेशी इतिहासकारों ने बेलिजिरेंट वॉरियर या वारमोंगर वॉरियर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है हर समय युद्ध के लिए तत्पर होना या बिना थके हुए युद्ध लड़ना। दोस्तों, आपने सम्राट विक्रमादित्य के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी सम्राट ललितादित्य के बारे में सुना है? दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से कई सारे लोगों ने यह नाम शायद पहली बार सुना हो, और अगर आपने कभी इनके बारे में कुछ पढ़ा सुना भी है तो आपको उतनी जानकारी तो कम से कम जरूर नहीं होगी जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं विश्वविजयी कारकेट कास्थ राजवंश के महान प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में बात करूंगा, जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने भारत के सिकंदर की उपाधि दी है। इन्हें हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। आज अगर भारत में हिंदू व हिंदुत्व बचे हुए हैं तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय सम्राट ललितादित्य को जाता है। दोस्तों, इनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य के बारे में आगे मैं कुछ भी बात करूं, इससे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि आज का वीडियो बहुत ही अधिक इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसे स्किप तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य जिस कारकोट राजवंश के शासक थे, उसकी स्थापना दुर्लभवर्धन नामक एक कास्थ राजा ने की थी। दोस्तों, कारकोटक एक नाग का नाम है, अतः कारकोट कास्थ जो थे वो मातृपक्ष से नागवंशी कारकोटक क्षत्रिय होते थे और पितृपक्ष से चित्रवंशीय क्षत्रिय होते थे। दोस्तों, चित्रवंशीय क्षत्रिय को ही चित्रगुप्त वंशी कास्थ कहा जाता है। दोस्तों, कारकोट कास्थ जो थे वो दशकों से कश्मीर राजाओं के दरबार में अधिकारी के तौर पर काम करते थे और अपनी रणनीति, रण कौशल व वीरता के लिए प्रसिद्ध होते थे। इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर इन्हें सखा सेना की भी उपाधि मिली थी। दोस्तों, कारकोट राजवंश के जो संस्थापक थे दुर्लभवर्धन, वो कश्मीर के गोंदरिया वंश के अंतिम राजा बालादित्य के राज्य में एक अधिकारी थे। दोस्तों, दुर्लभवर्धन की बहादुरी से प्रभावित होकर के बालादित्य ने अपनी बेटी अनांगलेखा का विवाह दुर्लभवर्धन से किया था और इस तरह बालादित्य की मृत्यु के बाद दुर्लभवर्धन कश्मीर के राजा बने और इस तरह कारकेट राजवंश की नींव पड़ी। इसी कारकोट राजवंश की तीसरी पीढ़ी में कश्मीर के दुर्लभाग प्रतापादित्य के तीसरे पुत्र के रूप में 699 ईस्वी में ललितादित्य का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मुक्तापीड था, इसीलिए इन्हें सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु यानी 724 ईस्वी में ही कश्मीर पर अधिकार कर लिया और एक पर एक युद्ध लड़ते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस आदि देशों तक कर लिया। इसीलिए इतिहासकार इन्हें भारत का सिकंदर कहते हैं। दोस्तों, भारत हमेशा से राजा महाराजाओं का देश रहा है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड के जैसे राजा महाराजा हमारे देश में बहुत कम ही हुए हैं। दोस्तों, हमारे लिए यह बहुत दुख की बात है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आजादी के बाद के सरकारों के इशारे पर वामपंथी इतिहासकारों ने सम्राट ललितादित्य का नाम इतिहास के पाठ्य पुस्तकों से ही गायब कर दिया है। इसीलिए हमें उनके बारे में अधिक पढ़ने सुनने को नहीं मिलता। इन इतिहासकारों ने हमें राजा महाराजाओं के पराजय के किस्से तो बताए, पर इनसे हमारे राजा महाराजाओं की विजय गाथा नहीं पच पाई और इसीलिए उन्होंने इसे इतिहास में शामिल ही नहीं किया। दोस्तों, ललितादित्य ने सबसे पहले पंजाब के शासक यशोवर्मन को पराजित किया और पंजाब को कश्मीर के सीमा में मिला लिया। यशोवर्मन जो थे वह सम्राट हर्षवर्धन के एक उत्तराधिकारी थे। इसके बाद ललितादित्य ने अपने सैन्य अभियान से बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह अभियान गुजरात, मालवा और मेवाड़ तक सफलतापूर्वक आगे ही बढ़ता गया। इतिहासकार मजूमदार के अनुसार
दक्षिण के इन महत्वपूर्ण विजयों के पश्चात सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर की उत्तरी सीमा पर स्थित राज्यों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय भारत से चीन तक कारवां के मार्गों को नियंत्रित करने के लिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो सबसे अंतिम स्थल था, वहां तक सम्राट ललितादित्य ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। दोस्तों, 8वीं सदी के शुरू होते ही अरबों का आक्रमण काबुल घाटी को चुनौती देने लगा था, पर सम्राट ललितादित्य ने अरब व तुर्की के आक्रांताओं को न केवल सफलतापूर्वक दबाया बल्कि तिब्बती सेनाओं को भी पीछे धकेला। दोस्तों, ललितादित्य ने 724 ईस्वी से 761 ईस्वी तक यानी कुल 37 वर्षों तक कश्मीर पर राज किया। उनके समय का कश्मीर आज के तरह का केवल जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कश्मीर का साम्राज्य उत्तर में तिब्बत से लेकर द्वारिका और उड़ीसा के सागर तक और दक्षिण में कोंकण तक, पूरब में बंगाल और पश्चिम में मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी प्रकरसेन नगर थी, जिसे परिहासपुर भी कहा जाता था। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य जब विजय अभियान पर निकले थे तो 12 वर्षों के बाद वे कश्मीर लौटे थे। इस तरह 37 वर्षों में कुल 12 वर्ष तो उन्होंने लगातार युद्ध में ही बिताए। फिर भी उनके शासनकाल में कश्मीर ने हर क्षेत्र में इतनी तरक्की की कि उनके शासनकाल को कश्मीर व तत्कालीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे वर्षों तक बिना थके हुए लगातार युद्ध करने वाले एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार, कुशल प्रशासक के साथ ही अच्छे लेखक व कुशल वीणा वादक भी थे। निर्माण कला व जन कल्याण के लिए उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, शिक्षा के प्रति जो उनका प्रेम है, विद्वानों का जो संरक्षण और दयालु विजेता के रूप में कश्मीर के इतिहास में उन्हें आज भी कश्मीरियों का हीरो कहा जाता है। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य के शासनकाल में प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समान अवसर प्राप्त थे। सम्राट ललितादित्य ने जहां एक ओर धर्म की स्थापना व संरक्षण के लिए शक्ति की उपासना की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने शांति व सहअस्तित्व, सत्य व अहिंसा जैसे सिद्धांतों की रक्षा के भी अनेक प्रयास किए। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने आम राजाओं की तरह राज्य में सिंचाई के लिए न केवल नहरें बनाई बल्कि उन्होंने कई नए नगर भी बसाए। उनकी राजधानी भी उनके द्वारा बसाए गए नगर में ही स्थित थी। उन्होंने अनेक भव्य भवनों के निर्माण के साथ ही कई भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया। साथ ही सर्वधर्म समभाव दिखाते हुए उन्होंने कई बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों, कश्मीर के कारकोट राजवंश का जो शासन था वो केवल 260 वर्षों तक ही रहा, लेकिन इनका पराक्रम ऐसा था कि इस राजवंश के कारण 300 वर्षों तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ कभी आंख उठाकर देखने की। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने 4 बार विदेशी हमलावरों के खिलाफ युद्ध किया और चारों ही बार उन हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। सम्राट ललितादित्य ने उन्हें हर बार खदेड़ कर उल्टे पैर भागने पर मजबूर किया। एक विदेशी इतिहासकार लिखते हैं दोस्तों कि ललितादित्य से हार के बाद तुर्कों ने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर और सिर झुकाकर उनकी महानता, उनके पराजय को स्वीकार किया था। दोस्तों, कारकोट वंश के शासनों के बाद जब विदेशी हमलावर कश्मीर पर अधिकार करने में सफल हो गए तो सबसे पहले तो तुर्क व अरब हमलावरों ने सम्राट ललितादित्य की बनाई हुई सभी चीजों के नामो निशान एक एक कर मिटाने शुरू किए और बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने उनके नाम को ही इतिहास से गायब कर दिया। पर कश्मीर के विद्वान कलहन की राजतरंगिणी में सम्राट ललितादित्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त चीन के तेंग राजवंश की पुस्तक जिंग तेंगसू, अलबरूनी की पुस्तक तारीख हिंद और झेंग यिन की पुस्तक 16 किंगडम में भी सम्राट ललितादित्य का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही कई अन्य विदेशी इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में सम्राट ललितादित्य का काफी जिक्र किया है। दोस्तों, इन सब के अतिरिक्त
अन्य कई विदेशी इतिहासकारों ने भी अपनी अपनी पुस्तक में सम्राट ललितादित्य का बखूबी जिक्र किया है। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने उन सभी भारतीय राजाओं का खुलकर साथ दिया जिन पर विदेशी आक्रमण हुए। मेवाड़ के राजपूत शासक बप्पा रावल ने सम्राट ललितादित्य की सहायता से ही अरब के मुस्लिम शासक सलीम को पराजित कर सिंध व गजनी पर अधिकार कर लिया था। इसलिए सम्राट ललितादित्य को हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बाद के विदेशी आक्रांताओं के द्वारा सम्राट ललितादित्य के द्वारा करवाए गए तमाम निर्माण कार्यों को नष्ट कर दिया गया है, पर जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर खेरावल गांव में आज भी सम्राट ललितादित्य के द्वारा निर्मित मार्तंड मंदिर के भग्नावशेष बचे हुए हैं। दोस्तों, ये मार्तंड मंदिर उस समय के स्थापत्य कला के साथ ही सम्राट ललितादित्य के वास्तुकला व प्रेम को भी दर्शाता है। दोस्तों, एक विदेशी इतिहासकार यंग हस्बैंड के अनुसार सम्राट ललितादित्य द्वारा निर्मित मार्तंड मंदिर न केवल कश्मीरी निर्माण कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बल्कि विश्व के तमाम महान कला नमूनों में से इसका बहुत ही ऊंचा स्थान है। यह पार्थेनॉन, ताजमहल, सेंट पीटर्स एवं एक्सक्यूरियल भवनों से भी बहुत ही उम्दा जगह पर बना हुआ है। दोस्तों, मार्तंड मंदिर पर मैं कभी आपसे अलग वीडियो शेयर करूंगा। फिलहाल यहां बात केवल सम्राट ललितादित्य के बाद के शासकों ने भी मार्तंड मंदिर के वैभव में कोई कमी नहीं रहने दी, पर जब कश्मीर पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया तो उन्होंने चुन चुन कर हिंदू सभ्यता व संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया गया। एक अनुमान के अनुसार कश्मीर में लगभग 50,000 से अधिक मंदिर तोड़ डाले गए। मार्तंड मंदिर को नष्ट करने के लिए पूरे मंदिर परिसर में लकड़ियां ठूस दी गई और फिर इसमें आग लगा दी गई। कहा जाता है कि यह मंदिर पूरे 2 साल तक लगातार जलता रहा। दोस्तों, आजादी के बाद के सरकारों ने वोटों की राजनीति के चलते इस मंदिर के रख रखाव में कोई रुचि नहीं दिखाई, पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पिछले सरकारों की बेरुखी के चलते जो मंदिर आज केवल खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, उसे वर्तमान भारत सरकार ने पुरातात्विक महत्व का बता करके उसको अपने संरक्षण में ले लिया है। और दोस्तों, हमारे लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर यह सरकार कुछ दिन और भी टिक गई तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर की तरह ही मार्तंड मंदिर का भी उद्धार हो जाए। तो सम्राट ललितादित्य ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत दूसरे राज्यों को जीत करके अकूत धन संपदा हासिल की थी। इसीलिए उनके समय में समाज काफी सुखी संपन्न था। उनके समय में कश्मीर को एशिया के प्रायः सभी देशों के साथ खुली व्यापार करने की छूट थी। दोस्तों, खेती के लिए अनेक सुविधाएं थी और इनके समय में कई नवीन आविष्कार, नवीन खोजें भी हुई। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने अपने देश के अंदर कई तरह के निर्माण कार्य तो कराए ही, उन्होंने विदेशों में भी अपने विजय स्मृति स्थल बनवाए। उन्होंने सुनिश्चितपुर और दर्पितपुर नामक 2 महानगरों को भी बसाया था। यद्यपि मुस्लिम हमलावरों के कारण आज इन दोनों महानगरों में से किसी का भग्नावशेष भी कहीं मौजूद नहीं है, पर कलहन की राजतरंगिणी में इसका जिक्र आता है। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने फलपुर, जो कि आजकल सादीपुर गांव के नाम से जाना जाता है, और पर्णोत्सव, जो आजकल पुंछ कहलाता है, इस नाम से भी 2 नगर बसाए थे। ललितादित्य ने ललितपुर, जो कि आज के डेट में लातेपुर कहलाता है, वहां भी एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने हुस्कपुर में एक बड़ा बौद्ध विहार व बौद्ध मंदिर भी बनाया था। हुस्कपुर को आज की तारीख में उस्कुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, विदेशी हमलावरों के द्वारा कश्मीरी पहचान मिटाने के तमाम प्रयासों के बावजूद कश्मीर के इतिहास में मार्तंड मंदिर और परिहासपुर अमर है। परिहासपुर आज के सादीपुर के ही नजदीक था। दोस्तों, कश्मीर जो आजादी के बाद से लेकर हाल तक मुस्लिम आतंकवाद के आग में जलता रहा था, वहां पहले कोई मुस्लिम था ही नहीं। सम्राट ललितादित्य के साथ ही कश्मीर में हिंदू स्वाभिमान का स्वर्ण युग शुरू हुआ
सम्राट ललितादित्य हिंदू धर्म की विशालता और सहिष्णुता के प्रतीक बन गए थे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे जमकर शेयर करें। दोस्तों, हिंदू अस्मिता की रक्षा व हिंदुओं के खोए स्वाभिमान को जगाने के लिए वामपंथी इतिहासकारों के झूठे सच को उजागर करने के लिए, उस इतिहास पर से पर्दा हटाने के लिए दोस्तों ये जानकारी हर एक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि जो एक सच्चा भारतीय है जिसे अपने सनातनी होने पर गर्व है, वो इस वीडियो को वायरल करने में मेरा सहयोग जरूर करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जाने से पहले एक आग्रह करना चाहूंगा दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे आपके लिए और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।